हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उत्प्रेरक। और आज हम बात करते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। तो पहले हम पढ़ चुके हैं उत्प्रेरक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं और स्वयं अप्रभावित रहते हैं, तो ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। और बात करें उत्प्रेरक के प्रकार, तो पहला प्रकार है धनात्मक उत्प्रेरक। कौन से वाला? धनात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को केवल बढ़ाते हैं, घटाते नहीं है। वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। तो आप शाब्दिक अर्थ में तो यूं बोल दीजिए, वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को केवल बढ़ाने का कार्य करते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को केवल बढ़ाने का, वृद्धि करने का कार्य करते हैं तो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और मैं धनात्मक उत्प्रेरक की बात करूं तो एक एग्जांपल देता हूं आपको। इधर देखना, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अगर हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपघटन करें, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो याद रखना इसको 57 किलो जूल मोल इनवर्स, 57 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अभी बताऊंगा, मैं स्पष्ट करूंगा। और ये टूटेगा H2O2, तो याद रखना जल और ऑक्सीजन बनाएगा। अब इसे संतुलित कर देते हैं। संतुलित करें, यहां हाइड्रोजन 2, यहां भी हाइड्रोजन 2, यहां ऑक्सीजन 2, लेकिन यहां ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गए। तो फिर यूं करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के अनुसार कि यहां जैसे 2 लगाऊं तो यहां भी 2 कर देता हूं। तो 2 करने से अब देखिए हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहां भी हाइड्रोजन 4 हो गए। यहां ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन है। यहां 2 ऑक्सीजन तो ये रहे और 2 ये रहे, 4, तो संतुलित हो गई। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित हो गई। तो सुनिए, फिर जब H2O2 का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपघटन किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो उसे 57 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन इसी H2O2 को ध्यान देना, अगर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में तोड़ा जाए, उत्प्रेरक ना डाला जाए, ना मिलाया जाए उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, तो फिर देखना क्या होगा। याद रखना 76 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उत्पाद वही बन जाएंगे H2O प्लस O2। और उन्हें संतुलित तो पहले ही कर चुके हैं, तो आप थोड़ा देख लेना। अब इसका उम्मीद करता हूं मैं अभिप्राय आप समझ गए होंगे, वरना फिर मैं आपको थोड़ा बताता हूं कैसे। जब H2O2 का हमने उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपघटन किया, तो याद रखना कि इसको केवल 57 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में और इसको एक्टिवेट होने के लिए, उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको एक्टिवेट होने के लिए केवल 57 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। और हमने उत्प्रेरक मिलाया इसमें, तो इसको एक्टिवेट यानी क्रिया कारकों को एक्टिवेट होने के लिए केवल 57 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा की आवश्यकता हुई। लेकिन अगर इसमें, नीचे वाले में, हमने इसमें उत्प्रेरक नहीं मिलाया, अर्थात उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करवाई, तो H2O2 टूटा तो सही, लेकिन बहुत अधिक ऊर्जा के मान पर 76 किलो जूल प्रति मोल इनवर्स, ठीक है ना, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। यानी जब उत्प्रेरक नहीं था तो इसको एक्टिवेट होने के लिए 76 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता हुई। जब उत्प्रेरक था ऊपर वाले में, तो इसको केवल 57 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी इस क्रियाकार को एक्टिवेट होने के लिए। तो यहां देखिए, जब उत्प्रेरक था तो उसने क्या किया, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी का मान घटा दिया।
जिससे ये जल्दी एक्टिवेट हो गए। तो उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक क्रिया कारकों की सक्रियण ऊर्जा अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटा देता है, अर्थात इनको एक्टिवेट होने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा के मान को घटा देता है, अर्थात क्रिया कारक कम ऊर्जा पर ही एक्टिवेट हो जाते हैं। जब उत्प्रेरक मिला दिया जाता है तो क्रिया कारक थोड़ी ऊर्जा पर ही, थोड़े ताप पर ही एक्टिवेट हो जाते हैं और शीघ्रता से उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब उत्प्रेरक ना मिलाएं तो यही क्रिया कारक और बहुत अधिक ऊर्जा के मान पर जाकर के एक्टिवेट हो पाते हैं, तब जाकर के उत्पाद बनते हैं। तो देखिए 57 किलो जूल और 76 किलो जूल, इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर वाली अभिक्रिया में H2O2 को तोड़ने के लिए और ये H2O2 आपके उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम ऊर्जा पर के मान पर ही एक्टिवेट हो गया, अर्थात इस उत्प्रेरक ने इनकी एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटा दिया और यहां उत्प्रेरक था नहीं तो इनको एक्टिवेट होने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, तब जाकर उत्पाद बना। तो उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटा देते हैं, जिससे क्रियाकार शीघ्रता से उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटाते हैं, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के मान को तो घटाते हैं, अभिक्रिया के वेग को हमेशा बढ़ाते हैं, जिससे अभिक्रिया शीघ्रतापूर्वक संपन्न हो जाती है। धनात्मक उत्प्रेरक के लिए याद रखना, एक आरेख हमारे एग्जाम में 1 नंबर वाले प्रश्न में आरेख पूछा गया था, वो आरेख हम यहां बना रहे हैं, आप ध्यान देना। और वो आरेख क्या था? अभिक्रिया की प्रगति और ऊर्जा के मध्य आरेख था। ऐसे प्रश्न आया था कि उत्प्रेरक में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की प्रगति और ऊर्जा के मध्य आरेख बनाइए। तो यहां ध्यान दीजिए, हम एक आरेख इस प्रकार से यू निरूपित कर रहे हैं। यहां आप एक्स अक्ष पर लिखोगे अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति यानी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आप एक्स अक्ष पर लिखोगे, वाई अक्ष पर आप एनर्जी यानी ऊर्जा का मान लिखोगे, इस प्रकार से, ये इस साइड में यू। और अब ध्यान देना, आप ध्यानपूर्वक देखना, यहां इस वाई अक्ष थोड़ी सी जगह छोड़कर यहां एक बिंदु बना लेना और इस बिंदु से जिस प्रकार मैं निरूपित कर रहा हूं ठीक उसी प्रकार आप निरूपित करते जाना, इस प्रकार से यूं और यूं। यहां इस बिंदु से ये नीचे आकर रुकेगा, जहां से आपने शुरू किया है इस बिंदु से ये ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आकर इस बिंदु के बराबर नहीं रुकेगा बल्कि नीचे आकर रुकेगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा करके और यूं, और यहां से जहां ये पीक बनता है उस पीक पर इस प्रकार यूं लगा दीजिए और फिर इसी बिंदु से थोड़ा सा यूं, जहां से आपने शुरू किया, थोड़ा वाई अक्ष से थोड़ा गैप देकर बिंदु मैंने बनाया, ये वाला बिंदु थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इस प्रकार से, और इसी बिंदु पर अब आप यूं करके और यूं आ जाइए और यहां यूं मिला दीजिए, यूं मिला दीजिए। यहां भी खूब गैप रहना चाहिए, यहां भी खूब अंतर, यहां अंतर कम होना चाहिए, यहां भी अपेक्षाकृत कम होना चाहिए, यहां अंतर खूब होना चाहिए दोनों ग्राफ में। इस प्रकार से इसकी पीक है, इसको आप यूं इस प्रकार से यहां यूं कर दीजिए इसकी पीक। और अब सुनिए, ये जो आपने बिंदु यहां टिकाया था, इस बिंदु के ऊपर यहां एक एरो का निशान इस साइड से यूं ले आइए ऊपर की तरफ और यहां इसके सामने यूं ले आइए ये वाला, और यहां EA लिख दीजिए। EA एक्टिवेशन एनर्जी, E का अर्थ है एनर्जी और A का अर्थ है एक्टिवेशन यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हिंदी में कहूं तो सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा याद रखना। और अब इसी प्रकार एक और ध्यान देना, ठीक ये आपने इसी बिंदु पर लगाया, ठीक है ना। एक आप थोड़ा सा आगे की तरफ और यहां लगा दीजिए, थोड़ा सा आगे की तरफ ऊपर वाले पर यहां लगा दीजिए और आप इस निशान से ऊपर वाले पर लगा चुके हो, यहां पर यहां इस निशान से यहां भी EA कर दीजिए, EA कर दीजिए एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब यहां लिख दीजिए उत्पाद, यहां क्या लिखोगे? उत्पाद। और देखिए ये जो ऊपर वाला पीक बना है, चोटी बनी है, यहां लिखोगे उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। क्या लिखोगे?
उत्प्रेरक की अनुपस्थिति यानी अब्सेंस ऑफ कैटालाइट्स, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। मैं शॉर्टकट कर देता हूं और यहां नीचे वाले पीक में जो बना है वहां लिखोगे उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति, इस प्रकार से। तो आप सुनिए, यहां से अभिक्रिया शुरू होती है, यहां क्रियाकारक है, इस बिंदु पर मैं लिख देता हूं क्रियाकारक, और क्रियाकारक लास्ट में किस में कन्वर्ट होंगे? उत्पाद में। यहां मान लीजिए उत्पाद बन गया, क्रियाकारक है तो दो क्रियाकारकों ने क्रिया शुरू की। एक में तो ऐसे हुआ कि क्रियाकारकों के लिए हमने उत्प्रेरक मिलाया था और एक में उत्प्रेरक नहीं मिलाया। तो देखिए, जब क्रियाकारकों में उत्प्रेरक नहीं मिलाया तब तो देखिए इसको कितना सफर तय करना पड़ रहा था, कितनी पीक ऊंची गई थी। यानी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में तो अभिक्रिया वहां जाकर के उत्पाद में कन्वर्ट हो रही थी, यानी उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में तो देखिए कि क्रियाकारक हैं, उनको उत्पाद में कन्वर्ट होने के लिए कितनी ऊंचाई तक सफर तय करना पड़ रहा था, ठीक है ना। यानी एनर्जी बढ़ रही थी, अर्थात अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। मैं यूं बोलूंगा, क्रियाकारकों को और उत्पाद में कन्वर्ट होने के लिए उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में तो बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही थी। ऊर्जा यहां बढ़ रही है, यहां बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने उत्प्रेरक मिला दिया तो यही क्रियाकारक जल्दी से उत्पाद में कन्वर्ट हो गए। तो यहां फिर ऊर्जा का देखो, ऊर्जा के कम मान की आवश्यकता पड़ी, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो वो उत्प्रेरक क्रियाकारकों की एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटा देते हैं, और जब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति होती है यानी बिना उत्प्रेरक वाली, तो अभिक्रिया में जो क्रियाकारक हैं उनको एक्टिवेट होने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से आप इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, और हमारे एग्जाम में ग्राफ पूछा गया था ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति के मध्य और उत्प्रेरक के संदर्भ में आरेख बनाइए। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। ऋणात्मक उत्प्रेरक, हम धनात्मक पढ़ चुके हैं, अब बारी है ऋणात्मक उत्प्रेरक। याद रखना, नाम से ही पता चल रहा है कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को केवल घटाने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और याद रखना, ऋणात्मक उत्प्रेरक के कुछ सामान्य उदाहरण हम ले रहे हैं। जैसे याद रखना कि एक तो जो मोटर गाड़ियों में, याद रखना कि मोटर गाड़ियों के पेट्रोल में अपस्फोटन को रोकने हेतु, अपस्फोटन जिसे एंटी नॉकिंग कहते हैं हम लोग, अपस्फोटन याद रखना, मोटर गाड़ियों के पेट्रोल में और डीजल में भी अपस्फोटन को रोकने हेतु, ठीक है ना, अपस्फोटन को और रोकने हेतु टेट्रा एथिल लेड, जिसे TEL बोलते हैं, टी टेट्रा, ई एथिल, एल लेड, टेट्रा एथिल लेड मिला दिया जाता है। अच्छा प्रश्न 1 नंबर वाले में पूछा जा सकता है बीच में से निकाल करके कि मोटर गाड़ियों के पेट्रोल में अपस्फोटन, एंटी नॉकिंग को रोकने के लिए और किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? टेट्रा एथिल लेड। हाँ, इसका सूत्र लिखो तो याद रखना C2H5, इसकी ट्वाइस कर, फोर्थ कर देना। C2H5 को 4 बार बोलूंगा क्योंकि इसे बोलूंगा टेट्रा, ये क्या है? C2H5 एथिल होता है, टेट्रा एथिल लेड बोल रहा हूं। लेड आप जानते हो Pb को बोलते हैं, तो इस प्रकार से ये इसका सूत्र बन गया। क्या बन गया? C2H5 की होल फोर्थ Pb, इसे बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। और एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसको मोटर गाड़ियों के पेट्रोल में अपस्फोटन को रोकने हेतु काम में लिया जाता है। तो ये जब पेट्रोल और डीजल में जब हम टेट्रा एथिल लेड मिला देते हैं तो ये टेट्रा एथिल लेड, याद रखना, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, जिससे पेट्रोल का अपस्फोटन कम हो जाता है, रुक जाता है। और
फिर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में, तो आप ध्यान में देना कि ग्लिसरॉल एक पदार्थ होता है जिसका सूत्र मैं यहां लिख रहा हूं। ये ग्लिसरॉल का सूत्र है। किसका सूत्र है? ग्लिसरॉल का। CH2 CH CH2 और तीनों कार्बन पर OH 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 लगा दीजिए, ये बन गया ग्लिसरॉल। क्या बोलूंगा मैं इसे? ग्लिसरॉल का सूत्र है। ठीक है ना? ग्लिसरॉल का सूत्र है। तो याद रखना, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में अगर हम H2O2 का अपघटन करते हैं, H2O2 को तोड़ना चाहते हैं जल और O2 में, तो फिर उसकी दर धीमी हो जाती है, गति धीमी हो जाती है, अर्थात ये मिलाने पर और H2O2 है उसकी क्रिया मंद हो जाती है। तो कहने का अर्थ, ये ग्लिसरॉल उस H2O2 के अपघटन में ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। तो यहां अभिक्रिया मंद हो जाती है H2O2 को जब हम ग्लिसरॉल की उपस्थिति में और अपघटित करते हैं। यहां ग्लिसरॉल यानी ये वाला सूत्र ग्लिसरॉल यहां है, और H2O जल तो बनेगा, O2 भी बनेगी, संतुलित कर देते हैं इस प्रकार से लगा करके। लेकिन H2O2 के अपघटन करते समय यदि हमने ग्लिसरॉल की कुछ बूंदें डाल दी, तो याद रखना H2O2 जल और ऑक्सीजन बनाते समय बहुत समय लगाएगा, अर्थात इसका अपघटन धीमा हो जाता है, अर्थात इसमें ग्लिसरॉल ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर देता है, इसलिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है बढ़ जाती है, अर्थात ये बहुत देर बाद और उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो ग्लिसरॉल क्या करता है? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी के मान को बढ़ा देता है, या तो क्योंकि ऋणात्मक है तो इसके मान एक्टिवेशन एनर्जी के मान को बढ़ा देगा, तो फिर ये आसानी से नहीं बन पाएंगे, बहुत मुश्किल से बहुत देर से बनेंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक उत्प्रेरक है। फिर हम बात करें, आप याद रखना, एक पदार्थ होता है सोडियम सल्फाइड Na2SO3। सोडियम सल्फेट नहीं कह रहा हूं, सोडियम सल्फाइड कह रहा हूं, सल्फाइट टे वाला, सल्फाइट बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? सोडियम सल्फाइड टे वाला बोल रहा हूं। तो सोडियम सल्फाइड है ना, अगर इसका हम ऑक्सीकरण करें, क्या करें? इसका ऑक्सीकरण करें, यानी ऑक्सीकरण करने का अर्थ है ऑक्सीजन जोड़े। तो याद रखना, अगर हम इसमें एथेनॉल मिला देते हैं, C2H5OH मिला देते हैं, तो याद रखना एथेनॉल की उपस्थिति में सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण धीमा हो जाता है, मंद हो जाता है। मंद होने का कारण क्या था कि एथेनॉल ने और इन दोनों क्रियाकारकों के लिए और ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य किया, अर्थात इन दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी का मान बढ़ गया, तो अब ये आसानी से उत्पाद नहीं बना पाएंगे। तो फिर ये जो एथेनॉल है वो इन दोनों के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो एथेनॉल की उपस्थिति में सोडियम सल्फाइड का जब ऑक्सीकरण किया जाता है, तो ऑक्सीकरण मंद हो जाता है, धीमा हो जाता है, क्योंकि एथेनॉल इन दोनों क्रियाकारकों के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। तो यहां बनेगा, याद रखना, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। लेकिन सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट तो बनेगा, एथेनॉल डालने पर बहुत मंद गति से बनेगा, बहुत टाइम लगा देगा। तो फिर ये एथेनॉल इन दोनों के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक की ये सामान्य से उदाहरण याद रखना, और एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सवतः उत्प्रेरक, ध्यान देना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद स्वयं उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे सवतः उत्प्रेरक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद जब उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे, तो उसको कहते हैं सवतः उत्प्रेरक। मैं आपको बताता हूं, जैसे CH3COO2H5 जिसे एस्टर बोलते हैं। एस्टर याद रखना सुगंधित होते हैं, ये एस्टर है तो एस्टर सुगंधित होते हैं। जब एस्टर का आप
जल अपघटन करते हो अर्थात जल के साथ क्रिया करवाते हो तो याद रखना दो प्रमुख उत्पाद बनते हैं। CH3 के साथ COOH आ जाता है, एक तो बनता है एसिटिक अम्ल और दूसरा बनता है एथेनॉल C2H5OH। ठीक है ना। याद रखना ये कैसे बना। जल आप जानते हो जल टूटता है H और OH माइनस में। जल किस प्रकार टूटता है H प्लस OH माइनस में। तो यहां से क्या हुआ CH3 COO माइनस का हिस्सा है तो इस प्लस के साथ आ जाएगा तो CH3 COOH तो CH3 COOH क्या बच गया हमारे पास बच गया C2H5 और OH यानी ये हिस्सा याद रखना ये हिस्सा प्लस का होता है C2H5 प्लस का है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा तो C2H5OH तो C2H5OH। अब ये बन गया एसिटिक अम्ल ये बन गया एथेनॉल। तो याद रखना एस्टर का जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो प्रारंभ में इसका जल अपघटन धीमा होता है यानी दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये धीरे धीरे उत्पाद बनते हैं। लेकिन जैसे ही पात्र में और एसिटिक अम्ल बनना शुरू हो गया जैसे ही पात्र में एसिटिक अम्ल बनना शुरू हो गया तो एसिटिक अम्ल का जो ये H परमाणु है ये H परमाणु याद रखना पूरी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है। प्रारंभ में एस्टर का जल अपघटन धीमा होता है परंतु जैसे ही अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल बनना प्रारंभ हो जाता है तो एसिटिक अम्ल का H परमाणु और संपूर्ण अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है और एसिटिक अम्ल बनते ही इसका H उत्प्रेरक का काम करेगा तो अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से संपन्न होने लगेगी। पहले तो मंद गति से चल रही थी अभिक्रिया और जैसे ये बन जाएगा तो इसका H परमाणु उत्प्रेरक का काम करेगा तो यह अभिक्रिया अब इसका वेग बढ़ जाएगा और अभिक्रिया में ये उत्पाद और शीघ्रता से बहुत जल्दी से बन जाएंगे। तो हम क्या बताएंगे कि हम कहेंगे कि जब एस्टर का जल अपघटन किया जाता है तो प्रारंभ में जल अपघटन धीमा होता है परंतु अभिक्रिया में जैसे एसिटिक अम्ल बन जाता है तो एसिटिक अम्ल का H परमाणु H प्लस आयन बोल दूं H परमाणु और संपूर्ण अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और एस्टर का अपघटन शीघ्रता से हो जाता है। तो ये स्वतः उत्प्रेरक का एग्जाम्पल है यानी अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद कौन एसिटिक अम्ल और इस संपूर्ण अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम कर रहा है तो ये स्वतः उत्प्रेरक हो गया। स्वतः उत्प्रेरक एसिटिक अम्ल पूरा होगा। हाँ ये अपना H आयन देता है अभिक्रिया में लेकिन देता कौन है एसिटिक अम्ल दे रहा है H आयन तो एसिटिक अम्ल पूरा और इस अभिक्रिया के लिए स्वतः उत्प्रेरक होगा। ये बात को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आप ध्यान देना ऑक्जेलिक अम्ल होता है H2C2O4 जिसे हम ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं और ऑक्जेलिक अम्ल आप याद रखना इसका हम अम्लीय KMnO4 से ऑक्सीकरण करवाते हैं। KMnO4 आपको सीधा इसमें नहीं डालना है पहले KMnO4 में आप H2SO4 डालिए H2SO4 डालोगे तो इस KMnO4 की प्रकृति कुछ अम्लीय हो जाएगी। मैं बोलूंगा अम्लीकृत KMnO4 H2SO4 डालना है अभिक्रिया में भी दिखाना है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जब अम्लीकृत KMnO4 से ऑक्सीकरण किया जाता है यानी KMnO4 याद रखना कि उदासीन प्रकृति की होती है तो इसमें अम्ल मिला लेंगे तो अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी, क्षार मिला लेंगे तो क्षारीय प्रकृति की हो जाएगी। तो KMnO4 में आप H2SO4 मिला लीजिए वो अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी। मैं बोलूंगा अम्लीकृत KMnO4 जिसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट जिसे लाल दवा भी कहते हैं। लाल दवा का सूत्र यही है इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। याद रखना इसमें H2SO4 मिला लेना इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। तो जब ऑक्जेलिक अम्ल का अम्लीकृत KMnO4 से ऑक्सीकरण किया जाता है तो प्रारंभ में ऑक्सीकरण धीमा होता है। प्रारंभ में ऑक्सीकरण क्या होता है धीमा होता है। तो क्या क्या बनता है एक बनता है K2SO4 उत्पाद लिख रहा हूं यहां पर मैं K2SO4 एक बनेगा Mn के साथ SO4 एक बनेगा K2 के साथ SO4 लिख दिया एक बनेगा Mn के साथ SO4 तो हम लिखेंगे
MnSO4। याद रखना, सल्फेट की भी दो होती है, Mn की भी दो होती है, तो पैरों में आएगी नहीं। पोटेशियम की एक होती है, सल्फेट की दो होती है, इधर पैरों में आ गई, तो K2SO4 प्लस MnSO4। याद रखना, अगला उत्पाद इसमें और आपके जल भी बनता है और CO2 भी बनती है। जल भी यानी वाष्प के रूप में जल बनता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। तो इस अभिक्रिया को देखिए कि जब ऑक्जेलिक अम्ल का हम अम्लीकृत KMnO4 से ऑक्सीकरण करवाते हैं तो प्रारंभ में ऑक्सीकरण धीमा होता है, मंद गति से होता है, परंतु जैसे ही अभिक्रिया में MnSO4 बन जाता है तो MnSO4 का Mn+2 आयन, MnSO4 में Mn+2 होता है, ये आयन इस संपूर्ण अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। कौन? बना हुआ Mn+2 आयन संपूर्ण अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। तो अब अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है और उत्पाद आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ MnSO4 खुद स्वयं और स्वतः उत्प्रेरक है, जबकि ये आयन मुक्त कौन सा करता है? Mn+2। तो आपसे पूछे MnSO4 सारा का सारा यौगिक और स्वतः उत्प्रेरक होगा, जबकि ये मुक्त क्या करता है? मुक्त करता है Mn+2 आयन और ये उत्प्रेरक का काम करेगा। तो उत्प्रेरक का काम तो संपूर्ण MnSO4 यौगिक करता है। और इसे संतुलित करें तो थोड़ा आप ध्यान देना कि यहां देखिए H और इधर H 2 2 4 हुए और इधर H 2 ही है, तो फिर अपने यूं कर लेते हैं, यहां तो लगाऊं 5, ठीक है ना, और इस H2SO4 के आगे लगाऊं मैं 3 और ये 10 हो गए और आपकी ये 6 16, 10 और 6 16 हो गए, तो यहाँ 8 कर देता हूं, तो 8 ये 16 हो गए, यानी 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 6 और 10 आपके 16, 8 दूनी 16 हो गए। और इसी प्रकार से अब हम बात करें आपके पोटेशियम की बात कर लेते हैं। पोटेशियम की बात करूं तो यहाँ उत्पाद में पोटेशियम 2 है, ठीक है ना, यहाँ एक पोटेशियम है, यहाँ 2 लगा देता हूं, पोटेशियम 2 हो गए इस प्रकार से। और दूसरा यहाँ देखिए आपके MnSO4 में बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ देखिए CO2 में ऑक्सीजन देखिए, 4 पंजा 20 और 8 आपकी 28 और ये 12 हो जाएंगे, तो यहाँ 10 लगा देता हूं। इस प्रकार से ऑक्सीजन पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये संतुलित आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करके देखना, और अच्छा अभिक्रियाओं में ये अच्छे एग्जाम्पल है जो अक्सर एग्जाम में संतुलित करने वाले पोर्शन में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जब अम्लीकृत KMnO4 से ऑक्सीकरण किया जाता है तो प्रारंभ में उत्पाद धीमी गति से बनते हैं, परंतु जैसे ही अभिक्रिया में MnSO4 बन जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि MnSO4 स्वतः उत्प्रेरक का काम करता है जो कि Mn+2 आयन मुक्त करता है, और यह आयन अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हुए अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो ये सामान्य सा आप स्वतः उत्प्रेरक के 2 उदाहरण याद